हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंडियन पॉलिटिक्स का एक टॉपिक का नाम है न्यायिक समीक्षा, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो आज इसके बारे में ठीक से जानने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में सही ज्ञान मिल सके। शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं। न्यायिक समीक्षा क्या होती है। न्यायिक समीक्षा हमारे न्यायपालिका की वह शक्ति होती है जिसके तहत वह विधायिका के द्वारा बनाए गए जो कानून, कार्यपालिका के द्वारा जारी किए गए आदेशों और जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके द्वारा लिए गए जो निर्णय होते हैं उनकी संवैधानिक वैधानिकता की जांच की जाती है। मतलब न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका की वह शक्ति होती है जिसके तहत वह विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों, कार्यपालिका के द्वारा जारी किए गए आदेशों और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णयों की संवैधानिक वैधता की जांच करती है। तो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी होती है, इसकी जांच करती है। यदि न्यायालय को लगता है कि कोई कानून या फिर आदेश या फिर निर्णय, तीनों की बात करते हैं, कानून, आदेश या निर्णय संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो वह उसे क्या करेंगे, असंवैधानिक, अवैध या फिर शून्य घोषित कर सकती है। ये हमारे न्यायालय की शक्तियाँ हैं। बात करते हैं न्यायिक समीक्षा की उत्पत्ति की और भारत के संदर्भ में इसके विकास के बारे में बात करें। सबसे पहले उत्पत्ति की बात करें तो न्यायिक समीक्षा की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू हुई थी और वहाँ पे भी मार्बरी बनाम मेडिसन नाम का एक केस आया था, ऐतिहासिक मामला था। तो उस मामले में अमेरिकी जो सर्वोच्च न्यायालय थे उसने इसे स्पष्ट रूप से स्थापित किया था। कब? 1803 में। ध्यान रखना, केस का नाम मार्बरी बनाम मेडिसन नाम का केस था। यह जिसमें क्या है, अमेरिकी जो सर्वोच्च न्यायालय था उसने न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को स्थापित किया था। कब? 1803 में। भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। हालांकि हमारे भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का कहीं भी स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है कि भारत के संविधान में कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ कि न्यायिक समीक्षा क्या होता है और किन के माध्यम से न्यायिक समीक्षा दी जाएगी। लेकिन इसके लिए आवश्यक शक्तियाँ बहुत सारे अनुच्छेदों में दी गई है। क्या? बहुत सारे अनुच्छेदों के माध्यम से ये स्पष्ट किया गया है कि भारत में भी न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है। तो बात करते हैं वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिनके बारे में देखें। पहला अनुच्छेद आता है हमारे अनुच्छेद 13, जो ये घोषणा करता है कि सभी कानून जो हमारे मूल अधिकारों की संगति में रहेंगे या फिर उनका अपकर्ष करेंगे वो सारे के सारे निरस्त माने जाएंगे। ये हमारे अनुच्छेद 13 बताता है। बात करें अनुच्छेद 32 की तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने की जो नागरिकों के जो अधिकार है उसकी गारंटी देता है अनुच्छेद कौन? हमारे 32। अनुच्छेद 32 क्या करता है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने के जो नागरिकों के अधिकार है उसकी गारंटी करता है। साथ ही हमारे सर्वोच्च न्यायालय को ये शक्ति देता है कि वह इसके लिए निर्देश अथवा आदेश अथवा न्यायादेश जारी करे। अनुच्छेद 131 की बात करें तो केंद्र राज्य संबंध या फिर राज्य अंतर्राज्य विवाद होंगे उनके लिए सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार निश्चित करता है कि ऐसा कोई मामला आता है तो मामला सीधे हमारे कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा, यदि केंद्र राज्य का मामला हो या अंतर्राज्य विवाद कोई हो तो। फिर आता अनुच्छेद 132। अनुच्छेद 132 की बात करें तो संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीली क्षेत्राधिकार सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 132 क्या करता है? संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीली क्षेत्राधिकार सुनिश्चित करता है। फिर हमारे अनुच्छेद 133 की बात करें तो अनुच्छेद 32, 33, 34 तीनों में क्या अपीली क्षेत्राधिकार सुनिश्चित किया जाएगा। ध्यान रखना, अपीली क्षेत्राधिकार हमारे 132, 133, 134 में। 132 में तो हमारे संवैधानिक मामलों में, 133 में सिविल मामलों में और 134 में आपराधिक मामलों में जो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, इनका अपीलीय क्षेत्राधिकार सुनिश्चित किया जाता है। फिर अनुच्छेद 134A ये क्या कहता है? उच्च न्यायालय से हमारे सर्वोच्च न्यायालय को अपील के लिए प्रमाण पत्र से संबंधित है। यदि कोई मामला हमारे हाई कोर्ट में आता है और हाई कोर्ट निर्णय के साथ ये भी प्रमाण पत्र, ये सर्टिफिकेट ऑफ अपील देता है कि यदि आपको हमारा फैसला पसंद नहीं आया तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, तो ये प्रमाण पत्र हाई कोर्ट अनुच्छेद 134A के तहत देता है। अनुच्छेद 135 की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय को किसी संविधान पूर्व के कानून के अंतर्गत, सर्वोच्च न्यायालय को किसी संविधान पूर्व के कानून के अंतर्गत संघीय न्यायालय मतलब जो फेडरल कोर्ट है उसके क्षेत्राधिकार और शक्ति के प्रयोग की शक्ति प्रदान करता है। कौन? अनुच्छेद 135। अनुच्छेद 136 की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय को किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के से अपील के लिए, क्या? सर्वोच्च न्यायालय को किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण से अपील के लिए विशेष अवकाश प्राप्त करने के लिए अधिकृत करता है कि वो कह सकता सुप्रीम कोर्ट की किसी भी अधीनस्थ न्यायालय को कि भैया तुमसे नहीं हो पाएगा, ये केस हमको दे दो, तो अवकाश प्रदान करने के लिए अधिकृत है।
सैन्य न्यायाधिकरण और कोर्ट मार्शल को छोड़ के, बस सुप्रीम कोर्ट इनको नहीं कह सकता। सैन्य न्यायाधिकरण जो सैन्य कोर्ट होते हैं और कोर्ट मार्शल, इनको छोड़ के सभी को सुप्रीम कोर्ट कह सकता है। फिर अनुच्छेद 143, राष्ट्रपति को कानून संबंधी कोई प्रश्न है उसके तथ्य पर अथवा किसी संविधान पूर्व के वैधिक मतलब कानूनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की राय मांगे जाने पर अधिकृत करता है। कौन? अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 226 की बात करें तो उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने और या फिर किसी अन्य प्रयोजन से, क्या हाई कोर्ट की बात करें, उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए या फिर किसी अन्य प्रयोजन से निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है 226। तो अनुच्छेद 32 तो हमारे सुप्रीम कोर्ट को, तो वहीं 226 के हमारे हाई कोर्ट को रिट जारी करने के, आदेश या निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ये आप याद रखना, जो हमारा अनुच्छेद 32 है और अनुच्छेद 226 है, दोनों में खास अंतर ये है, हाई कोर्ट के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं हमारे रिट, आदेश और निर्देश जारी करने की, जबकि सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 32 के तहत केवल रिट जारी करने की शक्तियाँ होती, ज़्यादा शक्तियाँ नहीं होती है। फिर बात करें अनुच्छेद 227, तो सर्वोच्च न्यायालय को अपने अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में, क्या सर्वोच्च न्यायालय को अपने अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में सभी न्यायालयों एवं न्यायाधिकरणों, जो हमारे सैन्य अदालत और न्यायाधिकरण है, इनको छोड़ दो, बाकी सब के मामले में अधीक्षण की शक्ति मिलती है। सर्वोच्च न्यायालय क्या करेंगे, अपने अपने इस अधिकार क्षेत्र में, वैसे भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, इसके अधिकार क्षेत्र में पूरा भारत आता है, तो उनके अधिकार क्षेत्र में जितने भी न्यायालय होंगे या जितने भी न्यायाधिकरण होंगे, बस उसमें सैन्य अदालत और न्यायाधिकरण नहीं आनी चाहिए सैन्य से संबंधित, बाकी सबका क्या अधीक्षण की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। किसके तहत? अनुच्छेद 227 के तहत। अनुच्छेद 245 की बात करें तो संसद राज्य विधायिकाओं द्वारा जो निर्मित कानून है, क्या संसद और राज्य विधायिका के द्वारा जो निर्मित कानून है, इनकी क्षेत्रीय सीमा तय करने से संबंधित अनुच्छेद हमारा 245। अनुच्छेद 246 की बात करें तो संसद और राज्य विधायिका, क्या संसद और राज्य विधायकों द्वारा निर्मित कानूनों की विषय वस्तु से संबंधित अनुच्छेद 246, अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित हमारे अनुच्छेद 246। अगला अनुच्छेद 251, 254 की बात करें तो केंद्रीय कानून और राज्य कानूनों के बीच यदि टकराव की स्थिति होती है तो इसमें ये प्रावधान करता है, ये दोनों अनुच्छेद प्रावधान करते हैं कि केंद्रीय कानून राज्य कानून के ऊपर बंधा रहेगा और राज्य कानून को निरस्त माना जाएगा। अनुच्छेद 372 की बात करें तो संविधान पूर्व के कानूनों की निरंतरता से संबंधित हमारे अनुच्छेद 372। तो कुछ कानून हमने अनुच्छेद देखे जिनके माध्यम से संविधान क्या करता है, न्यायिक समीक्षा को एक संवैधानिक प्रावधान देने की कोशिश करता है। वैसे सीधे सीधे कहीं भी जो न्यायिक समीक्षा हमारे संविधान में कहीं भी शब्द लिखा नहीं गया है। बात करें हमारे संविधान के वो केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य का केस हुआ था 1973, इसकी बात करें तो इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, और जो हमारी न्यायिक समीक्षा है इसको इस मूल ढांचे का एक अभिन्न घोषित किया था। तो न्यायिक समीक्षा है तो न्यायिक समीक्षा को क्या, जो मूल ढांचे का एक अभिन्न घोषित किया गया था। इसका मतलब है कि संसद भी संशोधन के द्वारा न्यायिक समीक्षा को की शक्ति है इसको समाप्त या फिर कम नहीं कर सकती। अब हम देखेंगे न्यायिक समीक्षा कितने प्रकार की होती है। न्यायिक समीक्षा के प्रकार देखें। न्यायिक समीक्षा को मोटे तौर पर 3 मुख्य श्रेणी में बांटा जा सकता है। पहली समीक्षा आती है हमारी कौन सी, संवैधानिक संशोधनों की न्यायिक समीक्षा। तो सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक संशोधनों की वैधता की जांच करता है। सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, संवैधानिक संशोधनों की वैधता की जांच करता है। केशवानंद भारती मामले के बाद संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन यह क्या मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकती। यदि कोई संशोधन मूल ढांचे का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। तो ऐसे संविधान संशोधन को क्या रद्द कर दिया जाएगा, और ऐसा ही हमारे NJC का जो 99वां संविधान संशोधन था इसको भी रद्द कर दिया गया था। बात करें हमारे दूसरे की प्रकार की, तो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा। तो केंद्र न्यायालय क्या है, केंद्र या फिर राज्य विधायिका, जो हमारे संसद या फिर राज्य विधानसभा के द्वारा बनाए गए जो कानून हैं इनकी समीक्षा करते हैं। जांच की बात करें तो जांच इस आधार पर की जाती है कि क्या कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, क्या वे केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के बीच विभाजन है इसका उल्लंघन करते हैं, या फिर क्या वे संविधान के किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन करते हैं, और यदि उल्लंघन करते हैं तो उनको भी नल एंड वॉइड समाप्त किया जा सकता है। तीसरा प्रकार आता है हमारे कौन सा, प्रशासनिक कार्यों की न्यायिक समीक्षा, जो जुडिशियल रिव्यू है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस की। इसकी बात करें तो न्यायालय कर्म कार्यपालिका, जो हमारे सरकार और जो उसके अधिकारी होते हैं उनके द्वारा जो दिए गए निर्णय और कार्य होते हैं इनकी वैधता और औचित्य की जांच करता है। क्या न्यायालय क्या करता है, कार्यपालिका के द्वारा दिए गए
ये किए गए जो निर्णय होते हैं और कार्य होते हैं इनकी वैधता और औचित्यता की जांच करते हैं। यह जांच इस आधार पर की जाती है कि क्या प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है तो उनकी बात है, तो वो क्या अल्ट्रा वायरस है। अल्ट्रा वायरस का मतलब है कि क्या यह उस शक्ति या क्षेत्राधिकार से बाहर है जो कानून ने उनको प्रदान किया है। तो पहली बात क्या, अल्ट्रा वायरस, तो ये चेक किया जाता है कि क्या जो वो शक्ति है ये क्षेत्राधिकार से बाहर है, क्या वह यह जो उन्होंने कार्य किया है ये क्या उनकी शक्ति और क्षेत्राधिकार से बाहर है जो कानून ने उनको प्रदान किया है। दूसरा आता है हमारा तरीका मनमानी या तरकीन मतलब वे जो उन्होंने निर्णय लिया है ये निर्णय क्या मनमाना, न्यायपूर्ण या तरकीन है, ये चेक करते हैं। तीसरा तरीका है हमारे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन, तो जो निर्णय लिया है हमारे अधिकारियों ने तो वो निर्णय उचित सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना या फिर निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन किए बिना लिया गया है, ये चेक किया जाता है। चौथा तरीका हमारे मजबूत उद्देश्य के लिए नहीं, मतलब क्या कार्रवाई की गई है जो किसी गलत या दुर्भावनापूर्ण तरीके से की गई है। तो ये चार चीज़ें हैं, ये चेक करने के लिए क्या है हमारे ये प्रकार बताया गया। कौन सा, प्रशासनिक कार्य की न्यायिक समीक्षा। पहला अल्ट्रा वायरस, दूसरा हमारे मनमानी या तरकीब, तीसरा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को उल्लंघन, चौथा मजबूत उद्देश्य के लिए नहीं। अब हम देखेंगे न्यायिक समीक्षा की। तो न्यायिक समीक्षा का दायरा एक झटके में नहीं शुरू हुआ, इसका भी एक विकास हुआ है। तो आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि न्यायिक समीक्षा के दायरे के विकास के बारे में बताइए। तो न्यायिक समीक्षा का दायरा, उसकी शक्तियाँ भारतीय संविधान में कई संशोधन और सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। क्या हुआ, बहुत सारे जो हमारे संविधान संशोधन हुए हैं और सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, उनके माध्यम से हमारे न्यायिक समीक्षा के दायरे का विकास हुआ है। यह विकास हमारे विधायिका और न्यायपालिका के बीच एक गतिशील संवाद का परिणाम है। ये जो हमारा विकास है ये हमारे विधायिका और न्यायपालिका के बीच में एक गतिशील संवाद का परिणाम रहा है। बात करें शुरुआत की, तो विकास में शुरुआत में सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951। पृष्ठभूमि की बात करें तो हमारे चंपकम दोरायराजन बनाम मद्रास राज्य केस हुआ था 1951 में। बात करें इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि जो मौलिक अधिकार है, जिसमें हमारा उस केस की इससे संदर्भित है 15 और 29 नीति निर्देशक तत्व जो अनुच्छेद 46 था उस पर प्रबल होंगे। तो कुल मिला के उन्होंने कहा चंपकम दोरायराजन बनाम मद्रास राज्य केस में हम ये देख रहे हैं कि जो न्यायिक समीक्षा का उद्भव कैसे हुआ था। तो पहला मामला था चंपकम दोरायराजन बनाम मद्रास राज्य केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी मामले में यदि आप DPSP या नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना चाहते हो और इसके लिए यदि आपने मौलिक अधिकारों को कम करने का प्रयास किया तो ये गलत है। तो उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों पर प्रबल होंगे, तो उन पर ज़्यादा हावी रहेंगे। अब सरकार को इससे डर लगा, क्यों? क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार ये भी एक तरह का मूल अधिकार हुआ करता था और संपत्ति का अधिकार को छीनना उस समय जरूरी था। क्यों? क्योंकि जो हमारे जमींदार थे, साहूकार थे, इनके पास संपत्तियाँ बहुत ज़्यादा थी। तो इसलिए भूमि सुधार कानूनों और आरक्षण से संबंधित कानूनों को चुनौती मिलने का खतरा हो गया सरकार को। तो सरकार ने क्या किया, पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 लेके आए। तो संशोधन की बात करें तो सरकार ने अनुच्छेद 31A और 31B को संविधान के अंदर जोड़ा और नवी अनुसूची बनाई। अनुच्छेद 31B ने क्या किया, नवी अनुसूची में शामिल किसी भी कानून को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से पूर्ण प्रतिरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया कि अनुसूची 9 में जो भी हमारे कानून डाले जाएंगे वो क्या हमारे न्यायिक समीक्षा से बचे रहेंगे, ये सोच के डाला। और ये न्यायिक समीक्षा की शक्ति को कम करने का पहला विधायी प्रयास था, मतलब कि हमारी सरकार के द्वारा प्रयास था कि किसी भी तरीके से न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है उसको कम किया जाए। तो ये पहला प्रयास था। फिर बात करें गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस 1967। तो 1967 का गोलकनाथ का केस आया था, उसकी बात करें तो इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पिछले निर्णय को पलटते हुए फैसला सुनाया कि संसद के पास मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है। क्या संसद के पास मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है? न्यायालय ने तर्क दिया कि जो मौलिक अधिकार है वो अतिक्रामक और अपरिवर्तनीय है, मतलब इसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता, साथ ही साथ अपरिवर्तनीय, इनमें परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता। और बात करें अनुच्छेद 368 की, तो 368 के तहत किया गया कोई भी संशोधन, वो संशोधन में अनुच्छेद 13 के तहत जो कानून शब्द आता है उसी की परिभाषा में आता है, इसलिए वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। कोई भी संविधान संशोधन जो 368 के तहत किया गया है वो संविधान संशोधन के तहत क्या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। अब बात करें इस बात का न्यायिक समीक्षा से क्या संबंध है। वही ये जो निर्णय आया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस 1967, तो इस निर्णय में
संसद की जो संशोधन करने की एक बड़ी सीमा लगा दी। क्या संशोधन शक्ति थी संसद की, उस पर एक बहुत बड़ी सीमा लगा दी और न्यायिक समीक्षा की शक्ति को अत्यधिक मजबूत कर दिया। क्या किया? न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है इसको मजबूत किया। फिर आता हमारा 24वां संविधान संशोधन 1971। इसकी बात करें, पृष्ठभूमि क्या थी? हमारे गोलकनाथ निर्णय आया, तो उस निर्णय के बाद संसद ने अपनी शक्ति को, संशोधन करने की शक्ति को दोबारा स्थापित करने के लिए ये संशोधन पारित किया कि संसद दोबारा से शक्ति प्राप्त करना चाहती थी। संशोधन की बात करें तो इसने अनुच्छेद 13 और 368 दोनों में ही संशोधन कर दिया। 13 में तो क्या किया? 13(4) जोड़ दिया, जिसमें कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं माना जाएगा। साफ साफ लिख दिया। 13(4) एक क्लॉज डाल दिया गया 13 के अंदर, जिसमें ये कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया कोई भी संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं माना जाएगा, जिससे मौलिक अधिकारों में संशोधन की अनुमति मिल सके। और अनुच्छेद 368 में भी एक क्लॉज डाल दिया गया और कहा संशोधन करके कि अनुच्छेद 368 में भी संशोधन किया गया ताकि संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति मिल सके। बात करें इस बात का न्यायिक समीक्षा से क्या संबंध है? यह संशोधन क्या हमारे न्यायिक समीक्षा के दायरे को सीमित करने का एक और प्रयास था। विशेष रूप से देखें तो संविधान संशोधन के मामले में न्यायिक समीक्षा है उसको सीमित करने का एक प्रयास था। बात करें मैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस जो 1973 में आया था, उसकी बात करें। केस क्या था? यह भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण केस है। इसमें हमारे 24वें, 25वें और 29वें संविधान संशोधन थी, इसकी वैधता को चुनौती दी गई थी। कौन कौन से? 24वें, 25वें और 29वें संविधान संशोधन थे, इनकी वैधता को चुनौती दी गई थी। इस निर्णय में क्या, केस में क्या निर्णय है? सर्वोच्च न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रख दिया और कहा कि संसद क्या मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। ये कहा कि संसद क्या मौलिक अधिकारों में भी कर सकती है और संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। लेकिन इसने क्या किया? संविधान के मूल ढांचे जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसका सिद्धांत प्रतिपादित किया। मूल स्ट्रक्चर या बेसिक स्ट्रक्चर है तो उसका सिद्धांत प्रतिपादित किया। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह मूल ढांचे को बदल भी नहीं सकती, साथ ही साथ नष्ट भी नहीं कर सकती। मूल ढांचे को न तो बदल सकती है न ही नष्ट कर सकती है। ये निर्णय आया था हमारे केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य वाद आया था 1973 का, उसमें। अब इसका न्यायिक समीक्षा से क्या संबंध है? तो इस ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा को भी संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग घोषित कर दिया। क्या? न्यायिक समीक्षा को भी क्या किया? संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग घोषित कर दिया। इसका अर्थ ये था कि संसद स्वयं संशोधन के द्वारा भी न्यायिक समीक्षा की शक्ति को कम या फिर समाप्त नहीं कर सकती, और ये न्यायिक समीक्षा की शक्ति पर एक अंतिम सुरक्षा कवच साबित हुआ, जो केशवानंद केस था। बात करें 38वां संविधान संशोधन 1975 की, तो इसमें क्या हुआ? इसने अनुच्छेद 123, 213, 352, 356, 359 इनमें संशोधन किया। इसने राष्ट्रपति के द्वारा जो आपातकाल की घोषणा है, या राष्ट्रपति के द्वारा जो आपातकाल की घोषणा है इसको और कुछ अन्य आदेश थे उनको न्यायिक समीक्षा से बाहर रखने का प्रयास किया। किसने? 38वें संविधान संशोधन 1975 क्या करता है? जो राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है और दूसरे भी आदेश होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा जो जारी किए जाते हैं, उनको न्यायिक समीक्षा से बाहर रखने का प्रयास किया। अब इसका न्यायिक समीक्षा से क्या संबंध है? यह न्यायिक समीक्षा के दायरे को कम करने का एक और प्रयास किया गया। तो 39वां संविधान संशोधन 1975 की बात करें तो संशोधन क्या हुआ? इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, क्या? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, इनके चुनाव से संबंधित जो विवाद होंगे, क्या इनके चुनाव से संबंधित जो विवाद होंगे उन विवादों को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया और उन्हें एक विशेष प्राधिकरण के निर्णय के अधीन कर दिया गया। जो इनके चुनाव से संबंधित कोई विवाद होता है तो उनको क्या न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया और उनको एक विशेष प्राधिकरण के निर्णय के अधीन कर दिया गया। बात करें इसकी कि इसका न्यायिक समीक्षा से क्या संबंध है, तो यह सीधे तौर पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति को विशिष्ट मामलों में सीमित करने का प्रयास करता है। फिर आता हमारे जिसे लघु संविधान कहते हैं, क्या? 42वां संविधान संशोधन 1976। तो संशोधन की बात करें तो सबसे व्यापक संशोधन था जिसने क्या किया? न्यायिक समीक्षा को कई तरह से कम करने की कोशिश की। तो इसने क्या किया? तो ये भी हमारे एक तरह का व्यापक संशोधन था जिसमें न्यायिक समीक्षा को कई तरह से कम करने की कोशिश की। जैसे कि हमारे 31C का विस्तार, इसने 31C का विस्तार किया जिसमें कहा गया था कि किसी भी DPSP जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है इसको प्रभावित करने वाला कोई भी कानून मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 14/1921 है इसके उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। कि यदि संसद क्या करे कि अनुच्छेद 31C के अंतर्गत क्या है DPSP के आधार पर कोई भी कानून बनाती है
और वो कानून क्या करता है, अनुच्छेद 14, 19 और 21 इसका उल्लंघन करता है, तो वो इस आधार पर क्या कोर्ट नहीं जा सकता और न्यायिक समीक्षा के वो जो कानून होगा वो न्यायिक समीक्षा के बाहर रहेगा। 32(2)(a) की बात करें तो ये भी हमारे संविधान के अंदर जोड़ा गया, जिसने क्या राज्य कानूनों की संवैधानिक वैधता पर, कि जो राज्य कानून होंगे उनकी संवैधानिक वैधता पर हाई कोर्ट को विचार करने से रोका। सीधा सुप्रीम कोर्ट ही विचार कर सकता है, हाई कोर्ट विचार नहीं कर सकता राज्य कानूनों की संवैधानिक वैधता पर। तो 32(a) एक क्लॉज जोड़ा। अनुच्छेद 226 और 227 की शक्तियों में कमी की। क्या अनुच्छेद 226 और 227 की शक्तियों में कमी, तो उच्च न्यायालय की जो रिट, क्षेत्राधिकार और अधीक्षण की शक्तियाँ हैं इसको भी सीमित किया गया। क्या हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय की इनकी रिट, क्षेत्राधिकार और अधीक्षण की शक्तियाँ इनको भी सीमित किया गया। अनुच्छेद 368(4) और 368(5) को जोड़ा गया। तो उन्होंने स्पष्ट किया कि संविधान संशोधन को किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। उन्होंने क्या स्पष्ट किया कि संविधान संशोधन को किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। बात करें न्यायिक समीक्षा से क्या संबंध है इसका, तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति को पंगु बनाने का सबसे बड़ा प्रयास था कि न्यायिक समीक्षा जो खास मामले हैं जहाँ होनी चाहिए वहाँ के लिए साफ साफ मना कर दिया गया। इसने कई स्तरों पर सीमित करने की कोशिश की न्यायिक समीक्षा को। अब अगला केस आता है हमारे कौन सा, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ केस। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ केस की बात करें 1980 के, तो इस वाद में 42वें संविधान संशोधन के जो अनुच्छेद 31C है इसके विस्तारित भाग को अनुच्छेद 368(4) और 368(5) इन अनुच्छेदों को क्या किया गया, इनकी वैधता को चुनौती दी गई। तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, 42वें संविधान संशोधन के 31C के विस्तारित भाग और अनुच्छेद 368(4), 368(5) इनको असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया। न्यायालय ने दोबारा दोहराया कि मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच में संतुलन, क्या है, मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच में संतुलन संविधान के मूल ढांचे का एक अनिवार्य हिस्सा है। और ये भी दोहराया कि न्यायिक समीक्षा संविधान के मूल ढांचे का ही एक हिस्सा है। क्या न्यायिक समीक्षा क्या है, संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और संसद इसे नष्ट नहीं कर सकती। जो न्यायिक समीक्षा है इसको संसद क्या नष्ट नहीं कर सकती। फिर न्यायिक समीक्षा इस संबंध की बात करें तो इस निर्णय ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को दोबारा से स्थापित किया और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लगाए गए जो अधिकांश प्रतिबंध थे इसके तहत हटा दिए गए। फिर आता 43 संविधान संशोधन अधिनियम 1977। तो संशोधन की बात करें तो इसने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो न्यायिक समीक्षा पर लगाए गए जो प्रतिबंध थे इनको रद्द कर दिया। इसने क्या किया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो न्यायिक समीक्षा पर प्रतिबंध लगाए गए थे इनको रद्द कर दिया और इसने अनुच्छेद 32(a) को निरस्त कर दिया और अनुच्छेद 226 और 227 की जो शक्तियाँ हैं इनको दोबारा से बहाल कर दिया, जिससे क्या हुआ, हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय की जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति है उनको वापस मिल जाती है। इसका न्यायिक समीक्षा से क्या संबंध है, तो यह संशोधन क्या न्यायिक समीक्षा की बहाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होता है। फिर आता हमारा वामन राव बनाम भारत संघ केस 1981 का। क्या वामन राव बनाम भारत संघ केस 1981 की बात करें तो यह हमारी 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों की न्यायिक समीक्षा और मूल ढांचे के सिद्धांत की पूर्वव्यापी जो अनुप्रयोग है इससे संबंधित था। जो हमारा वामन राव केस था तो यह क्या था, हमारे 9वीं अनुसूची है उसमें शामिल कानूनों की जो न्यायिक समीक्षा और मूल ढांचे के सिद्धांत है इसके पूर्वव्यापी अनुप्रयोग से संबंधित था। निर्णय की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया जो केशवानंद भारती निर्णय, इसकी तारीख थी हमारी 24 अप्रैल 1973। उससे पहले 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए सभी कानून न्यायिक समीक्षा से बाहर रहेंगे। क्या 24 अप्रैल 1973 से पहले जो भी कानून 9वीं अनुसूची में डाल दिए गए हैं वो सारे के सारे कानून क्या है, न्यायिक समीक्षा से बाहर रहेंगे। हालांकि 24 अप्रैल 1973 के बाद में, या 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए सभी कानून न्यायिक समीक्षा के अधीन रहेंगे यदि वे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं। बात करें न्यायिक समीक्षा की संबंध की तो इसने क्या किया, 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों पर न्यायिक समीक्षा के अनुप्रयोग के लिए एक स्पष्ट कट ऑफ तारीख निर्धारित कर दी और मूल ढांचे के सिद्धांत को भी मजबूत किया। लेकिन इसने छोटी सी बात छोड़ दी, जो हमारे IR कोहले बनाम तमिलनाडु राज्यवाद आया था उसके माध्यम से इसे पूरा किया गया। IR कोहले बनाम तमिलनाडु राज्यवाद आया था 2007 में। बात करें इसके वाद क्या है, तो यह हमारे 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से पूर्ण प्रतिरक्षा के प्रश्न से संबंधित था। क्या जो 9वीं अनुसूची है तो 9वीं अनुसूची में शामिल जो कानून है इनको न्यायिक समीक्षा से पूर्ण प्रतिरक्षा के प्रश्न की बात करें। निर्णय क्या है, 9 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। इसके तहत क्या किया गया, 9 जज की एक बेंच आती है, वो एक सर्वसम्मति से फैसला सुनाती है 9 की 9 एक साथ कि 24 अप्रैल 1973 के बाद
नवी अनुसूची में शामिल किए गए सभी कानून, ये सभी शब्द इंपॉर्टेंट है। क्या इसके तहत सभी कानून क्या है, न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे। न्यायालय ने साफ साफ कह दिया कि नवी अनुसूची में किसी कानून को शामिल करने से उसे मूल ढांचे के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से पूर्ण प्रतिरक्षा नहीं मिलेगी। कि बात केवल मूल ढांचे की नहीं है, किसी भी आधार पर यदि उसकी संवैधानिकता पर प्रश्न उठता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी। न्यायिक समीक्षा के संबंध की बात करें तो यह निर्णय नवी अनुसूची के दुरुपयोग पर अंतिम विराम चिन्ह लगाता है और इसने क्या किया, न्यायिक समीक्षा की सर्वोच्चता को पूरी तरह से पुनः स्थापित कर दिया। तो ये हमने सारे केस और संविधान संशोधन देख लिया। अब हम देखेंगे न्यायिक समीक्षा का महत्व। पहली चीज आती है महत्व में, इस संविधान की सर्वोच्चता बना के रखता है। तो यह सुनिश्चित करता है हमारे कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून बना रहे और कोई भी कानून या कार्रवाई संविधान के ऊपर ना जाए। दूसरी बात आती है मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक ढाल के रूप में काम करता है और सरकार को उन अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानून बनाने से रोकता है। वह ऐसे कानून बनाने से रोकता है जो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा को चुनौती दे। बात करें हमारी शक्तियों के पृथक्करण को बनाए रखता है। ये क्या करता है, हमारे शक्तियों के पृथक्करण को बनाए रखता है। तो यह हमारी विधायिका कार्यपालिका को यह हमारी विधायिका और कार्यपालिका को उनकी जो हमारी संवैधानिक सीमाएं हैं उनके भीतर रहने के लिए मजबूर करके, क्या संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहने के लिए मजबूर करके शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को लागू करता है। ये संघीय संतुलन बनाए रखता है। तो ये हमारे केंद्र राज्यों के बीच, ये क्या है, हमारे केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को सुरक्षित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी अपने विधायी क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण ना करे। कोई भी क्या है, अपने विधायी क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण ना करे, इस चीज़ को ध्यान रखता है। फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से कार्य करने और कार्यपालिका और विधायिका के किसी भी दबाव से मुक्त रहने में सक्षम बनाती है। कि न्यायिक समीक्षा क्या करती है कि शक्ति क्या करती है, न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से काम करने और न्यायपालिका और विधायिका के किसी भी दबाव से मुक्त रहने में सक्षम बनाती है। अगला आता हमारे कानून के शासन को बढ़ावा देना। तो यह सुनिश्चित करता है कि सरकार कानून के अनुसार काम करे, न कि मनमाने ढंग से। सरकार क्या है, जैसा कानून है उसी के अनुसार काम करे, न कि मनमाने ढंग से वो काम करे। फिर कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक। तो कुछ मामलों में न्यायिक समीक्षा डीपीएसपी के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है, खासकर जब राज्य इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कानून बनाता है। जब राज्य क्या इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कानून बनाता है तो उस समय क्या है कि डीपीएसपी के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। फिर बात करें लोकतांत्रिक शासन का आधार। यह सरकार की जवाबदेही पारदर्शिता सुनिश्चित करके एक स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए जरूरी है। अब बात करें न्यायिक समीक्षा की। तो न्यायिक समीक्षा में ऐसा नहीं कोई कमी नहीं है। न्यायिक समीक्षा की कमियों के बारे में बताएं या न्यायिक समीक्षा की क्या सीमाएं हैं। हालांकि न्यायिक समीक्षा एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसकी फिर भी कुछ सीमाएं हैं। जैसे यह केवल कानून के प्रश्न पे ही है, मतलब न्यायालय केवल कानून की संवैधानिक वैधता की जांच कर सकता है, न कि उसकी बुद्धिमत्ता, औचित्य, प्रभावशीलता की। यह किसी भी कानून की बुद्धिमत्ता, औचित्य, प्रभावशीलता की जांच नहीं कर सकता। जब तक कि वह पूरी तरह से तर्कहीन ना हो जाए तब तक नहीं कर सकता। फिर न्यायालय की अपनी पहल नहीं। न्यायालय स्वयं किसी कानून या आदेश की समीक्षा नहीं करते। उन्हें किसी प्रभावित पक्ष के द्वारा यदि चुनौती दी जाती है तभी वह उसकी जांच करते हैं या समीक्षा करते हैं, नहीं तो अपने आप नहीं करते। फिर न्यायिक संगम। तो न्यायालय का अक्सर न्यायिक संगम का पालन करते हैं और केवल तभी हस्तक्षेप करते हैं जब कोई स्पष्ट संवैधानिक उल्लंघन हो। वे क्या नीति निर्माण के क्षेत्र में अतिक्रमण से बचते हैं। क्या नीति निर्माण में जो अतिक्रमण होता है न्यायालय का, उससे बचने का प्रयास करते हैं। फिर बात करें लंबे मुकदमे। तो न्यायिक समीक्षा लंबी प्रक्रिया और महंगी हो सकती है, जिससे क्या त्वरित न्याय में बाधा उत्पन्न होती है। बात करें पांचवी सीमा की। तो हमारे न्यायाधीशों की व्यक्तिगत राय। तो आलोचकों का तर्क है कि न्यायिक समीक्षा के निर्णय में कभी कभी न्यायाधीशों की जो व्यक्तिगत राय और दर्शन ये भूमिका अदा कर सकते हैं कि जो न्यायाधीश किस प्रकार सोचते हैं तो उनके निर्णय में वो चीज़ झलक सकती है। तो हमने जो न्यायिक समीक्षा है इसकी सीमा देखी। अब हम देखेंगे न्यायिक समीक्षा की आलोचना। न्यायिक समीक्षा की आलोचना की बात करें तो लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन। आलोचकों का तर्क है कि यह अलोकतांत्रिक है। क्यों? क्योंकि यह एक निर्वाचित निकाय जो विधायिका है, इनके कानून को एक गैर निर्वाचित निकाय जो न्यायपालिका है उसके द्वारा रद्द करने की शक्ति देता है। क्या? जो हमारे निर्वाचित निकाय मतलब जो विधायिका है, इसके कानूनों को एक गैर निर्वाचित निकाय मतलब न्यायपालिका के द्वारा रद्द करने की शक्ति देता है। फिर न्यायिक अतिसक्रियता या जुडिशियल ओवररीच की बात करें तो कभी कभी न्यायालय के अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर, कभी कभी क्या होता है, न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर नीति निर्माण और न्यायपालिका के क्षेत्र में
हस्तक्षेप कर सकते हैं, जिससे क्या सरकार के अन्य शाखाओं के साथ संघर्ष हो सकता है। सरकार का क्या अन्य शाखाओं से संघर्ष हो सकता है। फिर समय और लागत की बात करें तो न्यायिक समीक्षा प्रक्रियाएं अक्सर जटिल, समय लेने वाली और महंगी होती है, जिससे हमारे आम जनता के लिए न्याय तक पहुंच मुश्किल हो सकती है। फिर अस्पष्टता की बात करें कि मूल ढांचे की अवधारणा की अस्पष्टता न्यायिक समीक्षा को एक अनिश्चितता प्रदान करती है, जिससे ये क्या अप्रत्याशित हो सकता है। तो पिछड़ेपन का खतरा, तो अत्यधिक न्यायिक समीक्षा सरकार को तेजी से बदलते सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार कानून बनाने और लागू करने से रोक सकती है। कि जो अत्यधिक न्यायिक समीक्षा है ये क्या करती है, सरकार को तेजी से बदलते हमारे सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताएं हैं इनके अनुसार कानून बनाने और उनको लागू करने से रोक सकती है। तो हमने न्यायिक समीक्षा के सारे प्रावधान देखे। निष्कर्ष के रूप में देखें न्यायिक समीक्षा को, तो न्यायिक समीक्षा भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का एक अनिवार्य और जीवंत पहलू है जो संविधान को जीवित महसूस कराता है। कि संविधान एक मृत दस्तावेज नहीं है, यह है कि हमारे नियंत्रण और संतुलन, चेक एंड बैलेंस के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण साधन है, जो ये सुनिश्चित करता है कि सरकार की कोई भी शाखा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे। कि सरकार की कोई भी शाखा क्या है, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे। यद्यपि इसकी आलोचनाएं भी, लेकिन यह संविधान की सर्वोच्चता, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और लोकतंत्र को मजबूत करने की में इसकी जो भूमिका है इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, अपरिहार्य है। और यह भारतीय न्यायपालिका के संविधान की अंतिम व्याख्याकार और संरक्षक बनाता है। भारतीय न्यायपालिका को क्या बनाता है, संविधान का अंतिम व्याख्याकार और संरक्षक बनाता है। तो इस तरह आज के लेक्चर के जरिए हमने न्यायिक समीक्षा के सभी पहलुओं को जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।